बट हमने प्लान किया कि जो हमारा अब जो मार्केट डिमांड है ना वो अब इससे भी कुछ बड़े प्रोडक्ट की है। कि आप जब बिजनेस में एंटर किया आपने, तो आपने अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करने की सोचा या कुछ चेंज करने का? लेगेसी को तो कंटिन्यू करना ही करना है जी। तो मुझे लगता है नेक्स्ट 5 years हमारे लिए दे आर वेरी वेरी बिग। यार कोई चीज को भी करना पड़े ना भाई, तो उसके लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखते कुछ थे, आता कुछ था। तो भाई ये आपके लिए क्या मोटिवेशन लाता है या एक प्रेशर? इतनी वाइड प्रोडक्ट रेंज किसी छोटे शहरों में आसपास अवेलेबल नहीं थी, तो हर बंदा एक छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ मूव करता था प्रोडक्ट बाय करने के लिए। भाई 2 लाख स्क्वायर फीट का आपने जो एरिया बनाया, डिस्प्ले एरिया, क्या उसका आइडिया था? किसका आइडिया था? जिस कॉन्सेप्ट पे शोरूम ओपन किया था उस टाइम मार्केट में वो नहीं था। जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे जो कंपनीज हम अवेलेबल हमने कराई अपने सिटी में, उससे हमारे को बहुत अच्छा लोकल बूम मिला। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जिसकी नींव 1984 में रखी गई थी और आज वो 2 लाख स्क्वायर फीट का एक लग्जरी एक्सपीरियंस बन चुका है। तो हम बात कर रहे हैं लवली मार्बल्स एंड सैनिटेशन की, जो कि है जलंधर में। सो प्लीज वेलकम आवर गेस्ट परिणय अग्रवाल, जो कि इस लेगेसी को आगे लेकर जा रहे हैं और मॉडर्न माइंडसेट के साथ। सो परिणय भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम भाई। परिणय भाई, आपसे मेरा पहला सवाल कि आप जब बिजनेस में एंटर किया आपने, तो आपने अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करने की सोचा या कुछ चेंज करने का? देखो, जब भी हमने स्टार्ट किया था बिजनेस, अगर हम आज देखें, लेगेसी को तो कंटिन्यू करना ही करना है जी। बट बिकॉज ऑफ द एवर चेंजिंग मार्केट, डेली ट्रेंड्स नए चेंज हो रहे हैं, वो वी हैव टू कोप अप विद दैट आल्सो। राइट। लेगेसी तो विद टाइम, विद जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज होते जाएंगे, लेगेसी तो कंटिन्यू होती रहेगी, बट उसको वैसे ही करना है कि नए तरीके से करना है, दैट डिपेंड्स ऑन अस। भाई एक बिजनेस दादाजी के टाइम से स्टार्ट हुआ, दादाजी के टाइम से था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दादाजी के टाइम से स्टार्ट हुआ बिजनेस और आज इतना बड़ा बन चुका है। तो भाई ये आपके लिए क्या मोटिवेशन लाता है या एक प्रेशर? ये इससे तो हमारे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि अगर हम दादाजी के टाइम से स्टार्ट किया, आज हम यहाँ तक लेके आ चुके हैं, तो मुझे लगता है नेक्स्ट 5 years हमारे लिए दे आर वेरी वेरी बिग। भाई 2 लाख स्क्वायर फीट का आपने जो एरिया बनाया, डिस्प्ले एरिया, क्या उसका आइडिया था? किसका आइडिया था? तो पहले तो हमारा शोरूम सिर्फ देखा जाए तो स्टार्टिंग 2000 स्क्वायर फीट से हुई थी। अच्छा, 2000 से 2 लाख। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस, 2 जीरो ऐड कर दिया आपने। तो पहले अल्टीमेटली स्टार्टिंग में तो हम सिर्फ, हमारे पास कस्टमर होता था जलंधर का। राइट। जलंधर में भी सिर्फ जो कैंटोनमेंट एरिया है, वहाँ पे हमारी जो शॉप हुआ करती थी, सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया से, कैंटोनमेंट एरियाज हो गए, आर्मी एरियाज, सिर्फ जलंधर कैंटोनमेंट के आसपास वाला क्लाइंट हमारे पास होता था। ओके। तो जब 1984 के बाद 2000 में हमने सिटी में शॉप स्टार्ट करी, तो हमने सिटी वाला कस्टमर भी केटर करना शुरू कर दिया। नाइस गाइस, लोकल बिजनेस से इतना वाइड भाई कैसे, मतलब क्या आइडियाज लगे? क्योंकि ट्रेंड तो चेंज हो रहे हैं मार्केट में रोज के रोज, तो कैसे इस चीज को आप कॉप अप करते हो? तो जब हमने जलंधर सिटी में शोरूम ओपन किया 2000 में, जिस कॉन्सेप्ट पे शोरूम ओपन किया था उस टाइम मार्केट में वो नहीं था। जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे जो कंपनीज हम अवेलेबल हमने कराई अपने सिटी में, उससे हमारे को बहुत अच्छा लोकल बूम मिला। काफ़ी हम जो कैंटोनमेंट वाली मार्केट से, अब हम कह सकते हैं कि हम पूरे जलंधर को केटर कर रहे थे। भाई पूरा जलंधर तो झूठ बोल रहे हो, पूरा इंडिया बोलो आप तो। अब ऐसी है कि जब हमने 2000 में वो स्टार्ट किया, धीरे 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 जैसे जैसे साल गुजरते गए, हमने जलंधर के आसपास वाले एरियाज भी शुरू कर दिए। Nice. कपूरथला, छोटे छोटे करतारपुर जो विलेज बेल्ट हो गई, नकोदर, शाहकोट, फगवाड़ा, धीरे 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 वहाँ से भी कस्टमर आना शुरू हो गया। और सबसे अच्छी बात क्या थी, जो कस्टमर आता था वो हमेशा मटेरियल लेकर ही जाता था, क्योंकि इतनी वाइड प्रोडक्ट रेंज किसी छोटे शहरों में आसपास अवेलेबल नहीं थी। तो हर बंदा एक छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ मूव करता था प्रोडक्ट बाय करने के लिए। एंड 2010 में क्या हुआ कि जो हमारी कैंट वाली शॉप थी, जो कि 1984 में ओपन की थी, क्योंकि हर बंदा एक्सपीरियंस से प्रोडक्ट बाय करता था, तो जो पहले छोटी छोटी चीज़ें होती थी वो हमारी वो वाली शॉप की सेल ग्रेजुअली कम होने लग गई। क्योंकि हर बंदा अब एक बाइंग थोड़े बड़े शोरूम से करना चाहता था। तो उस चीज़ की डिमांड कम होने की वजह से हमने प्लान किया कि हम टाइल्स, किचन्स, वार्डरोब तो बेचते ही थे, जो हमारा सिटी वाला शोरूम था,
बट हमने प्लान किया कि जो हमारा अब जो मार्केट डिमांड है ना, वो अब इससे भी कुछ बड़े प्रोडक्ट की है। चेंज हो रही है हाँ। मार्केट। तो और हमने एक मार्केट में गैप ढूंढा, जो कि सबसे बड़ा गैप था मार्बल का। हमारे यहाँ पे लिमिटेड स्टोर्स थे और मार्बल में चीटिंग बहुत होती थी। लोग किशनगढ़ बहुत जाते थे मार्बल लेके आने के लिए, देखते कुछ थे, आता कुछ था। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। हमारे खुद के घर का मटेरियल भी हम लेकर आए, बट हमारे को 6 मंथ्स बाद ही उसको कवर करना पड़ा, क्योंकि वही बात है, चीटिंग बहुत थी उस टाइम, नुकसान हो गया। क्लैरिटी नहीं थी। ओके। तो फिर हमने ऑलरेडी सफ़र भी किया था इस वजह से, और हमने देखा है, देखो डिमांड भी अच्छी है प्रोडक्ट की, और अभी तक हमारे सिटी में गैप भी है। भाई अंकल का था ये बेसिकली जो आइडिया था 2 लाख स्क्वायर फीट में खोलने का। जो 2 लाख वाला आइडिया था वही तो काफ़ी लेटर ऑन स्टेज पे आया। ओके। हाँ, उससे पहले तो बस आइडिया था कि कुछ बाकी मार्केट में नया लाना। कुछ नया प्रोडक्ट ऐड करना है। राइट। तो 2013 में हमने एक अराउंड 2000 स्क्वायर फीट के मार्बल के शोरूम से स्टार्ट किया। अच्छा, अलग से 2013 में 2000 स्क्वायर फीट से का स्टार्ट किया। मार्बल का अलग से हमने एक स्टोर ओपन करा। राइट। हमारा बाकी टाइल्स, सैनिटरी, जैकोर वाला स्टोर तो अलग था, Okay. मार्बल का स्टोर हमने अलग से आगे जाके स्टार्ट किया। सबसे बड़ी हमने उसमें जो हमारे दिल में था ना, कि क्योंकि इस काम में बहुत चीटिंग है, मिसगाइड करते हैं, हमने सोचा कि जो हमें ये काम करना है ना, बड़े ही क्लैरिटी से और ट्रांसपेरेंसी से करना है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमारे शोरूम में जितना भी मटेरियल डिस्प्ले था, मार्बल, ग्रेनाइट, हर चीज़ के ऊपर एक MRP लिखी हुई थी। ओके। जो कि आज से इससे पहले कभी भी इंडिया में नहीं हुआ होगा। स्टोर्स पे MRP लिखी ही नहीं जाती। नहीं लिखी जाती थी। पहले कैसे मार्बल बेचा जाता था, कस्टमर कौन सी गाड़ी में आया है, अच्छा। गाड़ी मार्बल का प्राइस डिसाइड करती थी। ओके। ये क्राइटेरिया था। अच्छा। अगर वो क्लाइंट मारुति में आया तो उसको प्राइस पता था कि थोड़ा सा कम लो देना। बाइंग है, तो उसको प्राइस उस हिसाब से दिया जाता था। अगर हम देख लें कस्टमर BMW में आया है, तो फिर पता था ये अच्छे पैसे खर्च सकता है, तो प्राइस उस हिसाब से दिया जाता था। ओके। तो बट हमने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मार्बल के ऊपर MRP लगा के काम किया, पूरी एक मैनेजमेंट के साथ। पूरे मैनेजमेंट के साथ। चाहे कस्टमर मारुति में आए, चाहे बाइक पे आए, चाहे BMW में आए, सबके लिए रेट एक ही था। वेरी नाइस। इक्वालिटी सबके लिए ना? इक्वालिटी। उस चीज़ से क्या हुआ, एक तो हमारे पास ऑब्वियसली हमने क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, कि जो लोगों को ऑलरेडी लोग सफ़र कर रहे थे, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी मेड श्योर दैट वी ओनली गेट वेरी लिमिटेड लॉट्स, बट दोज लॉट्स शुड बी एक्सीलेंट। जो भी लाओ फाड़ू लाओ। तो उसके बाद हुआ क्या, धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ने लग गए। वर्ड ऑफ माउथ हमने अपने फ्रेंड्स को रेफर करने शुरू कर दिया कि भाई कहीं ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप जो लवली का नया स्टोर खुला है, तुम अपने घर का चुपचाप मार्बल ले आओ यार। प्राइस की कोई टेंशन नहीं है, रेट ऊपर लिखा हुआ है, नाइस। फिक्स प्राइस है, प्राइस ऊपर मेंशन है। ऐसा भी नहीं कि आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपका प्राइस डिसाइड होना है। क्लाइंट्स आते थे, मटेरियल सेलेक्ट करते थे, कोई डर नहीं था, क्योंकि जब पता यार रेट ही ऊपर लिखा हुआ है। तो ऐसे होने क्या लग गया, धीरे 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 हमारे पास अमृतसर से भी कस्टमर आना शुरू हो गया। एक जलंधर में कोई वहाँ से कस्टमर मटेरियल लेकर गया, उसका कज़न कोई अमृतसर में घर बना रहा था, अच्छा। तो उसने अपने कज़न को बोला यार तुम वहाँ जाओ। तो उसका क्लाइंट वो हमारे पास अमृतसर से जलंधर आ गया। उसने अगेन हमारी पॉलिसी सबके लिए फिक्स ही थी, मटेरियल सेलेक्ट किया और ले गए वो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उससे एक क्लाइंट ने बहुत कस्टमर भेजने शुरू कर दिए अमृतसर से। वर्ड ऑफ माउथ बढ़ता गया। हमारे पास इतने कस्टमर हो गए कि हमारे को वहाँ पे एक टीम ही अलॉट करनी पड़ी अमृतसर में। वेरी इतने कस्टमर हो गए कि हमारे पास हमसे एक टाइम पे तो काम ही हैंडल नहीं हो रहा था। एंड उसके बाद फिर हमने एक्सप्लोर करे और एरियाज। अमृतसर स्टार्ट हो गया, फिर हमने और थोड़ा थोड़ा दूर जाना शुरू किया जलंधर से। वेरी गुड। पठानकोट की तरफ जाना शुरू किया, फिर इधर से हमने मोगा की तरफ जाना शुरू किया, बठिंडा की तरफ जाना शुरू किया, जम्मू, श्रीनगर तक हमने टीम सब अपनी डिफाइन कर दी। अब तो पूरे इंडिया में चल रहा है। हाँ, तो ऐसे ऐसे क्या हो, जैसे जैसे हमारा स्पैन बढ़ता रहा, हमारा विजन बढ़ता रहा, हमने एरियाज एक्सपैंड करने शुरू कर दिए। वेरी गुड भाई। पर एक चीज़ बोलनी पड़ेगी, मैंने ये चीज़ गाइस सुनी थी, पर भाई से भी आज सीखने को मिली कि यार कोई चीज़ को भी करना पड़े ना भाई, तो उसके लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने बोला कि कोई भी आए सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कि यार प्राइस सेम है। भाई मैनेजमेंट आपके इसमें मुझे लगता है ज़्यादा ग्रोथ का फैक्टर रही है। पता क्या बात है, जब कुछ भी हम एक बार मैनेज करते हैं ना जी, स्टार्टिंग में एफर्ट लगता है, बिल्कुल। फिर एक बार जब पॉलिसी बन जाती है
तो बस उसको आपको चेक करना पड़ता है कि दैट इज अपने अपने एक्चुअल तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही। स्टार्टिंग में एक बारी थोड़ा स्टेप लेना डिफिकल्ट होता है, बट एक बारी कुछ आपकी चीज़ सेट हो जाती है, फिर वो आपको सालों साल फिर चलती वो है। अपने आप चलती है। भाई ये जो आपका ये आइडिया था, ये जो मैनेजमेंट वगैरह था, तब आप काम में आ गए थे या फादर तब साहब मैं थे? काम में नहीं आया था, तब अंकल थे? तब अंकल थे। अच्छा, वेरी नाइस। तो अंकल को कितना टाइम हो गया इस काम में? वो तो शुरू से ही कर रहे हैं यार, वो तो अच्छा, मतलब बचपन से ही वो, बल्कि हम लोगों ने तो, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने 4th क्लास में पहली बार मैं अपने शॉप पे गया था। वेरी नाइस। तो मुझे अभी भी याद है, मैं शॉप में जाके बैठ जाता था खुशी खुशी। बाकी मतलब मेरे पेरेंट्स बोलते थे आज तेरे को दुकान पे बिठा के हमें चले जाना है, और मैं बैठ जाता था जाके। वेरी नाइस। और अंकल वगैरह की बात करें, वो तो बहुत पहले से कर, वो भी स्कूल टाइम से कर ही रहे हैं। हमारी तरह ही है, मतलब हाँ, काम में लगे हुए हैं मतलब स्कूल बाकी टाइम से बच्चे ही। स्कूल से घर भागते थे, हमारे पेरेंट्स स्कूल से दुकान भाग जाते थे। भाई ये थोड़ा ना कीड़ा है, सॉरी हाँ, टू से। भाई भाई तो बानिया फैमिली से बिलोंग करता है। भाई एक राज जानना चाहूंगा मैं, दो ही मैंने फैमिलीज देखी है अगर बिजनेस सीखना है, सही मायने में अगर ग्रोथ चाहिए तो। एक तो पहली बानिया फैमिलीज हो गई और गुजरातीज, दे आर टॉप मोस्ट इन बिजनेस। भाई घर वाले कौन सी ऐसी गुट्टी पिलाते हैं ये बताओ। इसमें यही बस द ओनली थिंग इज कि बनिया फैमिलीज में ना पेरेंट्स आपको बहुत अर्ली एज में ही इंसिस्ट करते हैं कि आप ऑफिस काम पे जाओ, लगे। और वो एक कल्चर ही आपका आसपास ऐसे बन जाता है कि वो बच्चा का इंटरेस्ट खुद बन जाता है। बस वो बार बार आपको, जब बचपन में आपको कुछ सिखाया आपके पेरेंट्स, आप वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से सीख जाओगे। लेटर ऑन एजेस में जाके आप वो चीज़ अच्छे से नहीं सीख पाओगे। जब आप 12, 14, 15 साल के हो, तब से आपको अगर वो एक कल्चर भी ऐसा हो और आपको बार बार शॉप पे ले जाया जाए, अपनी दिखाया जाए, तो एक बंदा मोटिवेशन आ जाती बंदा है। खुद ग्रेजुअली सीख भी जाता है। नाइस। फिर तो मुझे लगता है मेरे फादर ने भी ऐसे ही किया होगा, क्योंकि भाई और मैं एक्चुअल में बहुत पुराने, हम दोनों स्कूल से ही जानते हैं एक दूसरे को। तो भाई आप बिल्कुल भी स्कूल से ही हो ना बिल्कुल काम बिल्कुल में, बिल्कुल। और मैं भी स्कूल से ही हूँ, तो मुझे लगता है फिर तो मतलब मेरे को इतना पता है कि काम में तो नहीं प्रॉपरली कह सकते, स्कूल टाइम से है, बट काफ़ी चीज़ों की नॉलेज शुरू से ही उस थी। टाइम से, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा था तो मिल गई थी। भाई बिजनेस का कीड़ा होना बहुत जरूरी है, हाँ, मैंने सुना है। तो आपके अंदर भी शुरू से बिजनेस का कीड़ा बिजनेस का रहा है। कीड़ा तो रहा है। वेरी आप कह नाइस। लो रहा है कि या तो घर वालों ने सिखा दिया। भाई खून से ही आता है मेरे बिल्कुल हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस टेक तो और हमेशा बाय ब्लड ही धीरे होता है। धीरे विद टाइम वो बढ़ता ही जा रहा है। आपकी एक ना मैंने वीडियो देखी थी कि हमारा जो ग्रोइंग फेज स्टार्ट हुआ था वो फर्स्ट इंपोर्ट से हुआ था, बिल्कुल। उसके पीछे का क्या राज है? सो जो हमारे को, हम अभी तक 2013 में जब हमने शुरू किया ऑफिस, तो हम सारा मटेरियल लोकली प्रोक्योर करते थे, ओके। ढूंढ ढूंढ के अच्छे अच्छे से। लोकल प्रोक्योरमेंट ही रहती थी। बट 2018 में ना, क्योंकि हमारी, आपको जैसे मैंने बताया कि कस्टमर बेस बढ़ गया, क्लाइंट दूर दूर से आने शुरू हो गए, तो फिर हमारे को लोकली उतना गुड क्वालिटी मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था। ओके। तो दैट इज़ व्हेन हमने इंपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। एंड उसके बाद हमने 2019 ऑनवर्ड सारा मटेरियल इटली, टर्की, पोर्चुगल, वियतनाम से डायरेक्ट इंपोर्ट करना शुरू किया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा सा प्राइस कॉन्शियस ज़्यादा हैं। बट हमारे केस में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम क्वालिटी कॉन्शियस थे कि हमारे को अच्छी चीज़ें लेकर आनी है। भाई मेरे दिल की बात छीन ली, क्योंकि अगला मेरा सवाल ही यही था कि यार अब मार्केट में हर तरीके के कस्टमर है, लाइक बट लवली मार्बल्स एंड सैनिटेशन क्या कस्टमर के बारे में सोचता है? क्योंकि वहाँ पे तो दोनों तरीके के लोग ऐड होते हैं, जिस एक बजट फ्रेंडली जिनको चाहिए सामान, और दूसरे वो जिनके पास अंधा बजट है। तो आप दोनों को कैसे डील करते हो? सो देखो, हमने ना अपने शोरूम में दोनों सेगमेंट्स का मटेरियल रखा हुआ है। ओके। द मैक्सिमम मार्केट स्पैन जो है वो बजट फ्रेंडली कस्टमर्स ही हैं। ये 80-20 रूल होता है, जो ट्रू। 80% आपको वही कस्टमर मिलेंगे, 20% कस्टमर जो होते हैं वो आपके हाई पेइंग वाले होते हैं। ओके। बट हमने क्या किया हुआ है, हमने हर काइंड ऑफ कस्टमर के लिए एक अपनी रेंज मेंटेन करी हुई है। बट डेफिनेटली हमने एक लिमिट से नीचे मटेरियल नहीं रखा हुआ, क्योंकि इसमें सब स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ भी हर प्रोडक्ट में आती हैं। आप टाइल्स ले लो, आप मार्बल ले लो, आप किचन ले लो, सब स्टैंडर्ड मटेरियल आपको तीनों मिल जाएगा। उनकी ना कोई वारंटीज़ होती है ना गारंटीज होती हैं। वो वाला मटेरियल हम अपने शोरूम में नहीं रखते हैं। आप तो अब इम्पोर्टेड ही रखते हो ना वैसे भी। तो भाई मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, इम्पोर्ट करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बेसिकली अब जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा, रोज़ के रोज़ न्यू ट्रेंड आ रहा, तो इम्पोर्ट करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्योंकि ट्रेंड तो चेंज हो जाएगा, फिर स्टॉक कैसे मैनेज करोगे? देखो, हमारे ना इसमें
डिज़ाइंस कुछ ना कुछ हद तक सेम ही रहते हैं, ओके कोई बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करते हैं। अगर हम आज भी बात करें, ज़्यादातर हमारे घर में फ्लोरिंग्स में 3 तरह का कलर्स यूज़ होते हैं, या बेज, ग्रे या वाइट। ओके तो कोई ये तो है नहीं कि ट्रेंड चेंज हो गया तो हम ग्रीन लगाना शुरू कर देंगे, हम रेड लगाना शुरू कर देंगे। बेसिकली कलर्स बेज, ग्रे और वाइट टोन्स में ही फ्लोरिंग यूज़ होती है। तो उसी में हम शिफ्ट करते रहते हैं, टेक्सचर चेंज होते रहते हैं, तो उतना कोई इशू नहीं आता। भाई क्या नेक्स्ट आपकी अप्रोच है फिर? जैसे आपने बोला 3 कलर्स यूज होते हैं, अब मैं ऑफ द टॉपिक जाऊंगा थोड़ा एज अ भाई के तौर पे कि अब 3 कलर्स तो यूज होते हैं, अब आप तो नई जनरेशन हो यार, आप क्या सोच रहे हो कि क्या डिफरेंट लाया जाए जो मार्केट में अभी तक आया ही ना हो? तो देखो, मार्केट में जो अभी तक चीज़ें नहीं आई हैं उन पे तो स्टिल R&D चल रही है। ओके एंड बात ये है कि कुछ अगर नया नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड की हम बात करें, अभी तो ज़्यादातर हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया कवर करते हैं। मेरा जो नेक्स्ट प्लान अब है कि हम थोड़ा सा मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया हम वो भी कवर करना स्टार्ट करें। ओके उसके लिए हमारे को थोड़ा सा फैसिलिटी और बड़ी चाहिए, क्योंकि जो अभी हमारे पास फैसिलिटी है वो अपने 100% पे रनिंग है। राइट हमारे को नेक्स्ट करने के लिए फैसिलिटी का लेवल भी बहुत बड़ा चाहिए। फिर उससे क्या होगा, हम इंडिया का काफ़ी अच्छा मेजर पार्ट कवर कर पाएंगे। एंड हम एक चीज़ मैं और ऐड करना भूल गया, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अब। अच्छा, अब एक्सपोर्ट कर रहे अब हो? हमने रिसेंटली कुछ प्रोडक्ट्स लंदन में किए हैं, नाइस, ऑस्ट्रेलिया में किए हैं, US में भी की हैं। वेरी नाइस। तो इंपोर्ट से एक्सपोर्ट तक की जर्नी, ये तो बात ही चेंज हो गई ना। मैंने तो इंपोर्ट का सुना था, आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, तो भाई एक्सपोर्ट में कैसा रहा? एक्सपोर्ट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मार्केट अभी प्रॉपरली डिस्कवर करनी है, पेंडिंग है, बट डेफिनेटली देखो पूरा वर्ल्ड है, देयर इज बिल्कुल एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़। ट्रू, तो करने वाला चाहिए। करना है, जितना हम कर सकते हैं हमारे ऊपर है। नाइस। तो भाई एक्सपोर्ट आपने शुरू किया था? बिल्कुल। भाई जनरेशन टू जनरेशन धीरे धीरे चल रहा है, आपके फादर ने इंपोर्ट शुरू किया, आपने एक्सपोर्ट शुरू किया, वेरी नाइस भाई। बहुत अच्छा लगा भाई इस चीज़ को जानकर। पर इन्हें भाई एक नॉर्मल सी चीज़ पूछना चाहूँगा कि यार लोग बोलते हैं कि जैसे थोड़ा सा भी बड़ा बिजनेस हो तो बंदा अपने बिजनेस को टाइम नहीं देता, कितना ये सच है? देखो, कईयों को लगता है, अब हर बंदा सोचता है कि यार मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया कि अब मुझे शायद टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे तो ये लगता है जब आपका बिजनेस ज़्यादा बड़ा हो गया, मुझे टाइम और ज़्यादा देना और है। ज़्यादा देना चाहिए। हाँ, तो मेरे केस में ये चीज़ थोड़ी सी मुझे लगता है गलत है। जब नाइस बिजनेस बड़ा हो जाता है हमारे को और ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। भाई। जो इम्पोर्ट है उसमें क्या सबसे बड़ा चैलेंज रहता है? क्योंकि अब अगर हम देखा जाए, कस्टमर्स की डिमांड्स अलग अलग लेवल की होती है, और आज के टाइम में मेरे हिसाब से तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इम्पोर्टेड मार्बल्स ला रहा है अभी तक। ला रहा है कोई? बिल्कुल लाते हैं, बहुत लिमिटेड लोग पर हैं। सबसे पहले आपने उसके लिए शुरू किया एक्चुअली था। इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए होता है, वो बहुत लिमिटेड लोगों के पास ही है, और वही ला पाते हैं। और जो इंपोर्ट कर पाएगा वो ही क्वालिटी दे पाएगा, क्योंकि जब भी हम इंपोर्ट करते हैं ना मटेरियल, हमारे को खुद जाना पड़ता है वहाँ पे। और जिस भी क्वेरी से, देखो ये मार्बल एक नेचुरल प्रोडक्ट है, टाइल्स वगैरह तो वो मैन्युफैक्चर होती है तो उसमें इतना क्वालिटी इशू आता नहीं है। किचन भी मैन्युफैक्चर होती है तो इतना अच्छी ही होती है। ओके मार्बल में क्या है, ड्यू बीइंग अ नेचुरल प्रोडक्ट, इसमें ग्रेड्स होते हैं। जब भी हम माइंस से मटेरियल बाय करने जाते हैं ना मार्बल, इसमें 3 ग्रेड्स होते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। क्वेरी ओनर्स ने तीनों A ग्रेड का मटेरियल एक साइड पे रखा होता है, B अलग साइड पे रखा होता है, और C मटेरियल एक साइड पे लगा के रखा होता है। दिखने में तीनों चीज़ें सेम होंगी क्लाइंट के लिए। भाई सच्चाई बता रहे हैं ये, आज कोई नहीं बताता। क्लाइंट के लिए A B C तीनों ऊपर से सेम है, प्राइस का ह्यूज डिफरेंस है। हमारे केस में क्या है, हम सिर्फ थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि हम सिर्फ एक रेट लेकर आते हैं। राइट इधर कस्टमर को समझाना पड़ता है कि कस्टमर हमारे को बोलता है आपका महंगा है, वहाँ सस्ता मिलता है। अब भाई लवली तो देखो B C ग्रेड नहीं देगा, अब दूसरा आपको B दे रहा है, C दे रहा है, उसका कोई देखो चेक तो है नहीं। True. वो तो देखो चेक आप, मैं अपने क्लाइंट्स को ही बोलता हूँ, मैंने कहा आप मेरे पिछले 10 साल में जहाँ जहाँ मैंने मार्बल लगाया है, वहाँ जाके जिन check जिनको करो। दिया है, अपने नोन्स में आप पूछ लो, या मेरे कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। A ग्रेड और B ग्रेड में क्या फ़र्क है आप देखोगे तो पता लग जाएगा। भाई जलंधर में कौन कौन से, मैंने देखा अभी आपका इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे अच्छे टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो, कौन कौन से थोड़ा बहुत नाम बताना चाहोगे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के? तो जो जहाँ पे अभी एक अगर आप देखो पार्क इन में रेडिसन नया बना है, जी वहाँ पे सारा मटेरियल हमने ही प्रोवाइड किया है। नाइस फिर उसके बाद
आप सरब मल्टीप्लेक्स देख मैं लीजिए। वही बोलने लगा था, पुराना है ना वो, हाँ। बहुत पुराने टाइम से आप तो ही आप करते आ रहे हो। आप उनको आज भी देख लो, चाहे अब कितने साल पहले लगा हुआ है मार्बल, आप आज भी देख लो तो वो एज इट इज सेम होगा। वो क्वालिटी। हाँ, वो आज रेडिसन होटल है, अराउंड कोविड में रेनोवेट हुआ था, अराउंड 6 years हो गए हैं। आप आज भी जाके उसके मटेरियल की क्वालिटी देख लो, शाइन देख लो, आपको पता चल जाएगा कि प्राइस में क्यों फ़र्क होता है। भाई कॉन्फिडेंस बोल रहा है क्योंकि क्वालिटी उम्दा है। परिणय भाई, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, आपने बोला कि आप इंपोर्ट करते हो सारे मार्बल्स, क्या आपकी इंडस्ट्री में इतने कम लोग क्यों हैं इंपोर्ट करने वाले हैं? देखो, इंपोर्ट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, जी। जितने भी ये बाकी लोग हैं, जब भी हम मटेरियल लोकल मार्केट से सोर्स करते हैं, राइट। वो उसमें हमारे को 3 months का क्रेडिट मिलता है। अच्छा। और जब हम मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे पेमेंट 6 months एडवांस होती है, अच्छा, 6 महीने की पहले ही जाएगी। एडवांस पेमेंट होती है। तो सबके लिए कई बारी पॉसिबल नहीं होता इतना लॉन्ग टर्म के लिए अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करके रखना। तो इसलिए काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि वो लोकल से जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसको अवेल करें। बेसिकली 3 महीने का जो हमें एडवांस मिल रहा है उसको यूज़ करें हम। बेसिकली तो अगर आप लगा के चलो, इंपोर्ट और लोकल में जो फ़र्क है, 9 months का हम जो ये पीरियड है, आपका 9 months के लिए पैसे स्टक हो जाते हैं मार्केट में। 6 months का हमारा जो एडवांस प्लस 3 months की जो लोकल फैसिलिटी है क्रेडिट की, 9 months के लिए हमारा पैसा फंस जाता है। अच्छा, आप अपने डीलर्स को भी 3 मंथ्स का क्रेडिट देते हो? हम तो ज़्यादातर रिटेल ही करते हैं, तो हमारा सारा, रिटेल आउटलेट है सर? हाँ, सारा हमारा तो फुल पेमेंट के बाद ही मटेरियल डिलीवरी होती है। अच्छा। हम्म। लोग इसीलिए इस मार्केट में नहीं घुस पा रहे क्योंकि उनको ज़्यादा क्रेडिट से प्यार हो गया है, कह सकते हैं। तो उसमें फिर हम, एक तो लोकल में एक और भी इशू है ना, वो उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता पाता। राइट। जो वो आपको भाई मैंने बताया था, क्वालिटी में कितना डिफरेंस है? वही मैंने आपको बताया ना, ABC वाला जो सिस्टम है, तो A क्वालिटी वैसी एक्सपेंसिव है, और बी जो लोग लेके भी आते हैं वो BC लेके आते हैं ज़्यादा, ओके। तो उसमें फिर कस्टमर को इश्यूज आते हैं भाई आफ्टर इंस्टॉलेशन। ए क्वालिटी के डायरेक्टली मिलती है इंपोर्ट से? मिलती तो AB BB C है, वो तुम्हारे ऊपर है, मैंने A लेके आनी है, मैंने B लेके आनी है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर के पास सब है? मैन्युफैक्चरिंग तो नेचुरल प्रोडक्ट है, एक पहाड़ तोड़ा उसमें से हर तरीके का मटेरियल निकलेगा सर। एक पेड़ है, राइट। एक पेड़ से अच्छे एप्पल भी निकल रहे हैं, हल्के भी निकल रहे हैं, उससे हल्के भी निकल रहे हैं। अच्छा। अब आपको पता है कि यार ये शॉपकीपर सिर्फ अच्छे एप्पल बेचता है, आप उसके बाद लेने जाओगे एप्पल, आपको पता है साथ वाला यहाँ से आपको थोड़े से पुराने एप्पल भी मिल सकते हैं। राइट। तो ऐसे है। हाँ, ये हमारे ऊपर है कि मेरे को कौन से एप्पल्स बेचने हैं। भाई एक रिच माइंडसेट और एक बजट फ्रेंडली माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? सो देखो, बजट फ्रेंडली और रिच माइंडसेट में देखो अपने आप, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन में फ़र्क होता है, तो माइंडसेट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। क्या जो फर्क है पर? जो रिच माइंडसेट होता है उसको तो ये होता है सर, मेरी चीज़ अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी पे काम करता है। उसको तो पता ही है, जब उसको पता ना, रिच वाले बंदे को तो पता ही है कि यार जब मैं पैसे ज़्यादा खर्च रहा हूँ तो क्वालिटी तो मुझे ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगी। ट्रू। तो उसको पता है, वो वहीं पे जाता है। पहली बात तो जहाँ उसको पता है यार मुझे प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, मुझे प्रोडक्ट बढ़िया चाहिए। राइट। जो बजट फ्रेंडली कस्टमर होता है उसको थोड़ा सा दोनों का मिक्सचर चाहिए होता है। उसको कहीं ना कहीं हल्की चीज़ भी नहीं चाहिए, और उसको होता है कि मेरे को जेन्युइन प्राइस भी मिल जाए। प्राइस जेन्युइन मिल जाए और क्वालिटी भी उसको अच्छी। क्वालिटी कहीं ना कहीं उसको भी अच्छी चाहिए। पर कैसे पॉसिबिलिटी है ये? देखो, ऐसा पॉसिबल हो जाता है, इतना कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली वही है कि मैं बोलूँ कि बहुत बजट फ्रेंडली, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो लवली पाता। मार्बल्स जहाँ है हाँ। वहाँ सब कुछ हाँ, पॉसिबिलिटी तो है वहाँ that means। एक लिमिट तक हम उसको बजट में दे सकते हैं, उसके बाद तो हम भी नहीं दे सकते। उसके बाद क्योंकि आप भी मैं, हाथ खड़े कर देते हाँ, हो। क्योंकि देखो B और C हमारे को अलाउ नहीं करता, हमारे ब्रांड को अलाउ नहीं करता कि हम वो मटेरियल सेल करें। भाई बहुत अच्छी चीज लगी गाइस, एक लाइन भाई की कि हमें अलाउ नहीं करता। बेसिकली एक ब्रांड को एथिक्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, राइट? बिल्कुल। क्योंकि गाइज अगर किसी ने भी ब्रांड बनाना है या कोई भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है तो आपके लिए एक ही मैसेज है, इफ यू वांट टू बिल्ड अ ब्रांड देन यू हैव टू फर्स्ट बिल्ड योर एथिक्स। सो बेसिकली एक और बात है कि मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, जी। हर तरीके का सामान मटेरियल available अवेलेबल है। लवली को क्या बेचना है वो लवली ने डिसाइड करना है, राइट। कि उसको अच्छा बेचना है, मीडियम बेचना है कि सब स्टैंडर्ड बेचना है, वो हमारे को डिसाइड करना है। भाई परिणय भाई, एक मैं लास्ट में ज़्यादा
बात नहीं खींचूंगा, पर मैं एक जानना चाहता हूँ आपका विजन क्या है अपने कस्टमर्स के लिए, क्योंकि दर्शक भी देख रहे हैं आपको, राइट? तो आई वांट कि आप एक कस्टमर को मैसेज दो कि आपके पास क्यों आना चाहिए, क्यों आपको चूज करना चाहिए लवली मार्बल्स एंड सैनिटेशन को। देखो, जब भी कोई घर बनाता है ना अपना, जी, उसकी बड़ी मेहनत के पैसे और बड़े सालों से उसने अपनी हार्ड एंड मनी जोड़ के रखी होती है ट्रू। घर बनाने के लिए। तो हमारे पास अगर तो वो अपने हार्ड एंड मनी को चाहता है कि मैं एक बार लगाऊं और मैं टेंशन फ्री हो जाऊं, मुझे लॉन्ग टर्म में कोई इश्यूज ना आए, तो फिर तो वो हमारे पास आ जाए। राइट। अगर तो वो बंदा चाहता है कि नहीं, मैं पैसे लगा के हर साल दोबारा उसी सर्कल में फंसा रहा हूँ, राइट। सब स्टैंडर्ड लेकर एक बार के लिए तो मैं अच्छी सस्ती चीज़ ले आऊँगा, मैं लॉन्ग टर्म में हर साल 2 साल बाद उसकी रिपेयर मेंटेनेंस, फिर वो क्लाइंट के लिए थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है। तो अगर तो कोई क्लाइंट चाहता है, देखो आजकल टाइम की कमी है सबके लिए, सबके पास ना ट्रू। टाइम एक्सेस किसी के पास भी नहीं है। देखो लवली आके उसको इस चीज़ की मैं श्योरिटी देता हूँ कि एक बार अगर वो हमारे पास आ जाएगा, जो भी प्रोडक्ट वो बाय करेगा उसको एक बार इंस्टॉलेशन के बाद लाइफ टाइम वापस नहीं देखना पड़ेगा। उस तरीके से उस प्रोडक्ट के ऊपर उसको दोबारा गौर नहीं करना पड़ेगा और अपने Work नहीं करना पड़ेगा। अपने एक्चुअल गोल पे वो फोकस होकर काम कर सकता है। भाई ये बोल रहा है कॉन्फिडेंस क्वालिटी का, टू बी फ्रैंकली, क्योंकि भाई जिसको क्वालिटी से प्यार हो ना, उसी के अंदर ही ऐसा कॉन्फिडेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हैट्स ऑफ भाई, इतना बढ़िया आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो भाई। एक चीज़ और, कस्टमर ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया आज के टाइम पे या काम करना? देखो, काम करना तो हमेशा चैलेंजिंग था, वो तो शुरू से ही ठीक है, वो था। कभी भी इजी नहीं था, बट हम उसको इतने अच्छे वे में हम काम करें कि हमारे को खुद को मज़ा आता है। तो काम करना तो मैं चैलेंजिंग नहीं बोलूँगा, बट कस्टमर थोड़ा सा इसलिए चैलेंजिंग हो गया क्योंकि आजकल आपको पता है इंस्टाग्राम, कस्टमर जब भी, पहले क्या होता था, कस्टमर हमारे पास आता था, हम उसको गाइड करते थे। जी। आज कस्टमर हमारे पास आके वो हमारे को गाइड करता है। हर नया कस्टमर जो हम डील करते हैं हमारे को कुछ नया सिखा के जाता है। आज से और पहले से अगर हम कंपैरिजन करें, टुडे द कस्टमर इज वेल अवेयर्ड। क्योंकि उसको- भाई इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट ने ये चीज़ बहुत ज़्यादा शुरू कर दी है ना, कि कस्टमर आता है पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम से पहले ही आपके पास फोटो लेके आता है। बिल्कुल, उसको पहले से वो बड़ा क्लियर होता है कि मुझे क्या चाहिए। तो आप इस ट्रेंड को कैसे देख रहे हो? इसको बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं क्योंकि इससे हमारी भी डेवलपमेंट होती रहती है। नाइस। हमारे को जो पहले क्या होता था, सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके आना है और रख देना है, सामने बिक जाएगा। आज के टाइम में क्या होता है, प्रोडक्ट तो लिया है, इसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस कैसे होनी है, लगने के बाद कैसा लगेगा, हमारे को क्लाइंट को वो भी करके दिखाना पड़ता है। ओके। तो हमने जो अब न्यू हमारी गैलरीज बन रही हैं, सारे प्रोडक्ट्स अब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे अप्लाइड मिलेंगे उनको। नाइस। भाई आपका क्या विजन है विद इन 5 साल के अंदर? आप नई जनरेशन हो तो आप क्या देखते हो लवली मार्बल्स एंड सैनिटेशन को अगले 5 साल के अंदर? अगले 5 साल के अंदर मुझे लगता है कि हम और भी नई मार्केट्स में भी काम कर पाएंगे, क्योंकि हम फैसिलिटी भी अपनी बड़ी करेंगे और कुछ नई मार्केट्स, कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लेकर आएंगे। वो तो देखो, प्रोडक्ट्स तो हर मंथ ही नए आते रहते हैं, बट जो मुझे लगता है कि हम अपना मार्केट स्पैन और बड़ा करेंगे Nice. आने वाले टाइम में। वेरी गुड भाई। भाई क्योंकि आज के टाइम में ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है ना? तो अब जैसे मार्बल्स का कितना ट्रेंड चेंज हो रहा है, लाइक क्योंकि एक इसके अंदर मार्बल्स के अंदर इटालियन मार्बल्स का बड़ा शौक है लोगों को, उसका क्या सीन है भाई? देखो, हमने शुरू से इसको बोलते इटालियन मार्बल है, बट मार्बल सिर्फ इटली से नहीं आता, ओके। वो 60 कंट्री से आता है। अच्छा। बस शुरू से जाना इटालियन मार्बल के नाम से जाता है। टाइल्स जो हैं, टाइल्स तो मेजरली इंडिया हमारा सबसे बड़ा हब है टाइल्स का। 90% ऑफ द कंजम्पशन ऑफ टाइल्स इन द वर्ल्ड इंडिया से पूरी होती है। तो वैसे ही इटालियन बस एक जस्ट नेम है, आप कह लो, उसको जाना जाता है उस नाम से, बट मार्बल 60 से ज़्यादा कंट्री से आता है। सबसे महंगा मार्बल कौन सा आपके पास? हमारे पास एक सबसे ज़्यादा महंगा मार्बल है, वो है ब्राज़ील का। अच्छा। ब्राज़ीलियन ग्रेनाइट है बेसिकली वो। सो उसके अंदर डायमंड्स हैं, मतलब वो डायमंड्स तो नहीं है, बट जब हम उस पर लाइट स्प्रे करते हैं तो उसमें डायमंड्स हल्के ग्लिटर शाइन करते हैं। अच्छा। वो वाला मार्बल सारा बुर्ज खलीफा में भी लगा हुआ है। उनकी फ्लोर पे जब भी आप देखोगे लाइट पड़ेगी तो वो शाइन कर रहा होगा, ग्लो कर रहा होगा। बिल्कुल। तो वो वाला उसमें मार्बल डायमंड्स आपके पास- ग्लिटर ग्लो कर रहा होगा। हाँ, आई हैव सीन दैट भाई। तो मतलब बुर्ज खलीफा वाला सामान इंडिया में रखना शुरू कर बिल्कुल, दिया। बिल्कुल, सारा कुछ पड़ा हुआ है हमारे पास। वेरी नाइस यार। इसको बोलते हैं लेगेसी, क्योंकि जब हम क्वालिटी पे वर्क करते हैं भाई, ये चीज़ करनी बहुत इंपॉर्टेंट है।
भाई ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लास्ट सवाल है आपसे, अगर आपको दोबारा 1984 में भेज दिया जाए तो आप क्या सेम जैसे आपके पेरेंट्स ने, आपके दादाजी ने वर्किंग करी है, क्या आप सेम वैसे करते या कुछ डिफरेंट करते? देखो 1984 मेरा तो खुद का बर्थ 1999 में हुआ है, मेरा खुद का 2001 में है। तो उस टाइम पे काम कैसे होता था ये तो मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली जिस तरीके से काम आज होता है उस तरीके से उस टाइम पे नहीं होता था। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती थी उस टाइम पे, ना इतनी एक्सेसिबिलिटी होती थी, राइट। हर चीज़ में टाइम ज़्यादा लगता था। आजकल इंटरनेट का टाइम है, अब सब कुछ 1 मिनट में आप कॉल कर लो, किसी को मैसेज कर लो। उस टाइम पे इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो डेफिनेटली उस टाइम पे काम करना तो टफ ही था। आज इजी हो गया है। अच्छा, आज इजी हो गया? हाँ, आज इजी हो गया है। भाई बहुत अलग लाइन बोल रहे हो, क्योंकि लोग बोलते हैं जब से सोशल मीडिया है काम करना टफ हो गया। नहीं, काम करना उनके लिए इसलिए टफ हो गया ना क्योंकि क्लाइंट आके नई नई चीज़ें डिमांड करता है। हमारे को तो ये तो हमारे ऊपर है ना, हमने उसको वो चीज़ें लेकर आनी है, उससे हम भी तो डेवलप हो रहे हैं ना, हमारी भी तो हर रोज एक्सपोजर बढ़ रहा है। तो Nice. टफ तो देखो, आज कोई ईजी तो कुछ भी नहीं है आजकल। Easy उस टाइम पे फिर अगर हम देखें 1984 से कंपेयर करें, अगर आज टफ हो गया, उस टाइम ईजी था, तो उस टाइम शोरूम तो छोटा सा था। फिर 2000 तो से वही भाई हम 2 शोरूम, लाख हो गया। हाँ, फिर हम अगर हम उस टाइम की बात करें, हम वही शोरूम छोटा सा लेके बैठे रहते हैं। नाइस। तो भाई आपका कहना है कि आप एक जो लेगेसी है उसी को ही फॉलो करते हैं? बिल्कुल 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 क्योंकि दादाजी ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है बेसिकली। अब देखो जनरेशनल वाइज वेल्थ बढ़ती है, ये तो मानने वाली बात है ना। बिल्कुल 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 क्योंकि right अब है। हमारे पुराने बुजुर्ग मेहनत करते हैं, फिर हमारे फादर हो गए, फिर हम आ गए, अब हम लगे हुए हैं इस लाइन में। उसको मेंटेन भी करना है और ऊपर भी लेके जाना है, दोनों चीज़ें कह सकते हो आप। भाई फिर तो टफ नहीं होता? तो क्या होगा, इजी क्या, आजकल कुछ भी इजी नहीं है। घर में कभी ऐसा तो नहीं होता जैसे सुना हो कि यार हमने इतना कुछ बना दिया, तुम्हारा क्या? नहीं होता है, बिल्कुल होता है, तो उसको प्रूव करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। नाइस, वेरी नाइस भाई। ये हर एक घर की कहानी है बेसिकली। एक फादर हमेशा बोलता है कि मैंने इतना खड़ा कर दिया, तूने क्या किया? तुम इसको कहाँ तक आगे लेके जा सकते हो। ट्रू। डेफिनेटली उस पर वर्क चल रहा है और करेंगे भी। आपका विजन इसके लिए? देखो, इसका विजन वही मैंने जैसे आपको बताया कि और मार्केट साइज बड़ा करेंगे, अपनी फैसिलिटी का साइज बड़ा करेंगे। भाई क्या फैसिलिटीज मिलती हैं अब 2 लाख स्क्वायर फीट का? अब लोग बोलते हैं, गाइस आप लोगों के लिए है ये क्वेश्चन, 2 लाख स्क्वायर फीट का एक शोरूम बना हुआ है भाई, उसके अंदर क्या और फैसिलिटी ऐसी हैं एक्स्ट्रा? देखो, टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो मुझे तो ये भी बहुत छोटा लग रहा है। सही। क्लाइंट्स के लिए तो चलो डेफिनेटली बड़ा तो बन ही गया है, बट जो मेरी नेक्स्ट चीज़ें हमने जो सोची हुई हैं, उस हमारे को तो अभी से आज से दिक्कत आ रही है। अच्छा। हमारे को अभी से इतना छोटा पड़ रहा है ये, जो हमारे को नेक्स्ट हमने सोचा हुआ है वो हम इससे 5 या 10 टाइम्स बड़ा करेंगे। तो भाई नेक्स्ट पॉडकास्ट फिर 10 लाख पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइज आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। सो थैंक यू परिणय भाई अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। मिलते रहेंगे गाइज इन द न्यू पॉडकास्ट, न्यू एपिसोड। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।